Hello everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss class 8th chapter 5 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के 5th चैप्टर विनिर्माण उद्योग का अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी का ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है बहुत अधिक क्वांटिटी में चीज़ों का, वस्तुओं का निर्माण, कच्चे माल को प्रोसेस करके उन्हें किसी मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही जो है वो विनिर्माण कहलाती है। और इंडस्ट्रीज़ जो है वो उस स्थान को कहते हैं जहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो दो वर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो है वस्तुओं का निर्माण करना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलना, और इंडस्ट्री का मतलब वो प्लेस जहाँ पर इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें ये द्वितीय क्रिया का पार्ट है। और इसमें वो वस्तुएं जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त होती है उनको प्रोसेस करके उनसे कोई वैल्यूएबल चीज़ बनाई जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज अ मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी के टाइम में रिसेंटली जो है किसी भी देश के विकास को मापने का एक क्राइटेरिया जो है उस देश में कितने अधिक जो है विनिर्माण उद्योग है, कितने अधिक उद्योग है। किसी भी देश में जितने अधिक उद्योग हैं उस देश को उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। तो ये किसी भी देश के विकास का एक क्राइटेरिया भी बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है, वर्तमान समय में इंडस्ट्रीज जो है किस तरह से उपयोगी हैं। तो देर आर सो मेनी इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट। फर्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से एग्रीकल्चर और जो सर्विस सेक्टर है उस पर डिपेंडेंसी कम हुई है। इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंडल्ज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर और इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होते थे। लेकिन जैसे जैसे ये सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रहा है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंसी कम हुई है। तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बेरोजगारी और गरीबी इन दोनों ही स्थितियों को समाप्त करने में मददगार होता है, सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट होने से जो है लोगों की आय का स्तर बढ़ता है, आय का स्तर बढ़ने से फिर गरीबी कम होती है। तो दूसरा है ये बेरोजगारी और गरीबी को रिड्यूस करता है। तीसरा, इट ऑल्सो एम्स टू ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है विकसित और अविकसित क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का जो रीजनल डिफरेंस होता है, क्षेत्रीय विभिन्नता होती है कि शहरी क्षेत्र बहुत विकसित होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गरीबी और जो है विकास की कमी होती है। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर विकास कम होता है उन क्षेत्रों में अगर उद्योग लगा दिए जाते हैं तो धीरे धीरे वो क्षेत्र भी विकसित हो जाता है। स्पेशली ट्राइबल्स और रूरल एरिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योग लगाने से उस क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, और इस तरह से ये जो है रीजनल, क्षेत्रीय विभिन्नता या अंतर को जो है कम करता है। ठीक है, फोर्थ जो है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जितने ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे उतना ही और जितनी अच्छी उनकी क्वालिटी हुई उतना ही उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, और एक्सपोर्ट करने से देश की ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ बढ़ती है। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो देश में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लाने में
हेल्प मिलेगी, यानी फॉरेन करेंसी जो है उसका भंडार बढ़ेगा। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज लाने में भी मदद करता है। फिर कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड रेंज फर्निश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। ठीक है, वो देश जो रॉ मटेरियल को बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो है वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कंट्रीज़ में लोगों का जो लाइफस्टाइल है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो हायर है, प्रॉस्पर है। ठीक है, तो ये लोगों में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाला जो है एक सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। तो दीज आर द वेरियस इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर इसका अगर और लाभ की चर्चा का हम करें तो ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इम्प्रूव करता है, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाता है और उससे एग्रीकल्चर जो है उसको करने में हेल्प मिलती है। जितने भी हम देखते हैं ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ही बने हैं और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट होने में हेल्प मिली है। तो ये एग्रीकल्चर को भी एक तरह से हेल्प करता है। तो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के प्रकार की बात। तो इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन सो मेनी क्राइटेरियाज। इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे तरीकों से जो है क्लासिफाइड या विभाजित किया जा सकता है। इसके प्रकार है, देर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ जो ब्लू में आपको दे रखे हैं ये सारे इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन के टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार, ये पहला है। इसके आधार पर फिर उद्योगों के 4 प्रकार है। देखिए, पहला एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग, दूसरा मिनरल बेस्ड खनिज आधारित उद्योग, तीसरा मरीन बेस्ड जो है वो समुद्र आधारित उद्योग, और चौथा है फॉरेस्ट बेस्ड यानी वन आधारित उद्योग। तो रॉ मटेरियल के बेस पर 4 प्रकार हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, उद्योगों के महत्व के आधार पर देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्री या आधारभूत उद्योग और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज यानी उपभोक्ता उद्योग। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी कितना पैसा कितना धन जो है उद्योगों में लगा है उसके आधार पर देर आर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वृहद उद्योग, मीडियम मध्यम उद्योग एंड लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्रीज। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार है। फिर से पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक उद्योग, प्राइवेट सेक्टर निजी उद्योग, जॉइंट सेक्टर संयुक्त उद्योग और कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी उद्योग। ठीक है, फिर आते हैं बल्क वेट ऑफ रॉ मटेरियल के वेट के आधार पर भी उद्योगों को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग, और दूसरा है लाइट इंडस्ट्रीज, हल्के उद्योग। तो दीज आर द 5 क्राइटेरियाज ऑन विच द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके आगे के जो है स्लाइड्स में इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पर उद्योगों के प्रकार। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के बेस पर जो उद्योगों के प्रकार हैं उसमें सबसे पहला एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल एटसेट्रा आर द इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, ये वो सारे उद्योग हैं जिनका रॉ मटेरियल कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितने भी उद्योग जिनका रॉ मटेरियल कृषि से मिलता है वो सारे हो गए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज, आटा इंडस्ट्रीज जो है, फ्लोर मिल, बिस्किट इंडस्ट्रीज हैं, ये भी किसके प्रकार हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के। ठीक है, क्योंकि इनका कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो कृषि से मिलता है। दूसरे हैं, देखिए यहाँ पर ये पिक्चर में है, ये जो पशु आधारित है, जो बागवानी आधारित है, जितने भी हैं ये सब कृषि के टाइप्स हैं और इन पर जो इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज़ को भी हम एग्रो बेस्ड में डाल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज मिनरल बेस्ड, खनिज आधारित उद्योग में देखिए वो उद्योग जिनका कच्चा माल रॉ मटेरियल खनिजों से प्राप्त होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज खनिजों पर निर्भर रहते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। ये देखिए सारे इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर दे रखे, ये दीज ऑल इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन मिनरल्स। ठीक है, तो ऐसे सारे उद्योग जो खनिजों पर आधारित होते हैं उन्हें
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्रीज यूजेज मिनरल और एज रॉ मटेरियल एंड फीड अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर बात करते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मरीन मीन्स समुद्र आधारित उद्योग। इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे उद्योग जो समुद्रों पर आधारित होते हैं उन्हें, या समुद्रों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उन्हें मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, सी फूड इंडस्ट्री है, फिश ऑयल इंडस्ट्री है, इसके अलावा सॉल्ट जो है वो भी एक क्या है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, फिर लास्ट आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल के बेस पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। चौथा है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। देखिए, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। पेपर इंडस्ट्री सबसे बड़ा है, फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वो मेन है जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा हनी है, गम इंडस्ट्री है, ठीक है, लाख इंडस्ट्री है। दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज के आधार पर इंडस्ट्रीज के टाइप। ठीक है, तो मेन रोल के बेस पर इंडस्ट्रीज के टाइप में सबसे पहला है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, आधारभूत उद्योग। ठीक है, आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सारे क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज हैं। देखिए यहाँ पर ऑयल एंड गैस जो है वो भी एक बेसिक इंडस्ट्रीज में आता है। माइनिंग इज़ ए बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर एंड पल्प जो अदर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं अपना रॉ मटेरियल। स्टील जो है वो भी एक बेसिक इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, फिर ये अदर इंडस्ट्रीज इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर जो है इसको इंडस्ट्री में नहीं माना जाता, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का बेस है। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो अदर इंडस्ट्री के लिए गुड्स का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। फिर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं, तो सीधा है दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, जो सीधा ही ग्राहकों के लिए, उपभोक्ता के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है, फैंस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में जब हम शॉप्स पर जाते हैं, जितने भी तरह के गुड्स जो हम परचेज करते हैं, साबुन इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, ये सारे सब जो है वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, जिसका प्रोडक्ट सीधा ही कंज्यूमर द्वारा यूज़ किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। दी ऑल आर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो रोल के बेस पर 2 टाइप्स हैं, बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मनी इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर इंडस्ट्रीज के टाइप। देयर आर 3 टाइप्स, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अब ये तीनों टाइप के इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, तो इसके लिए यहाँ साइड में एक पिक्चर देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है, दे आर माइक्रो इंडस्ट्रीज। और जिसमें सर्विस सेक्टर में जिन पर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है वो हो गए माइक्रो। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन्हें कहते हैं जिसमें अभी 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। और मीडियम स्केल जो है वो 10 करोड़ तक का जो है वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री माना जाता है। सर्विस सेक्टर में वो 5 करोड़ है, और इनसे ज़्यादा 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट अगर किसी इंडस्ट्री में होता है, दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये तो पैसे की बात हो गई। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री दे एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ लेबर, वहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, कैन बी फाउंड इन प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव सेक्टर, किसी में भी हो सकते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, दे आर लार्ज स्केल। फिर मीडियम स्केल की बात करें, मॉडरेट नंबर ऑफ लेबर एंड इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें मध्यम
ठीक है। निवेश की और मध्यम प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसको हम देख सकते हैं 5 से 10 करोड़ के बीच के जो आते हैं उन्हें मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। फिर आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अर्लियर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ was the criteria for SSI, but today it has increased to 5 करोड़। पहले 1 करोड़ तक के रुपए के इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते थे उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते थे, लेकिन अभी 5 करोड़ का क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। इसमें मशीन पार्ट्स है, फैंस है, बाइसिकल है, और जितने जो ये इंडस्ट्रीज़ है जिसमें 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और अभी एक चौथा क्राइटेरिया और दिया गया जिन्हें माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, जो घरेलू उद्योग होते हैं, फर्नीचर है, मटका बनाने वाले, इस टाइप की मिठाई की दुकानें, ये सारे सब जो हैं वो दरी मेकिंग है, अचार मेकिंग है, ये सारे सब माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में रखे गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर मेनली 3 टाइप हैं, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। लेकिन अभी 4th माइक्रो इंडस्ट्रीज़ भी जो है एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ओनरशिप। फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट मीन्स निजी उद्योग, owned by individuals और firms like बजाज ऑटो, टिस्को। ठीक है, ऐसे उद्योग जो किसी व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं, जिनका मैनेजमेंट सारा सब जो है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, वो सब निजी उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि बजाज है, टिस्को है। इसके अलावा आप यहाँ इस पिक्चर में देखेंगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें सीमेंस, कॉलगेट, IBM, ठीक है, यूनिलीवर, ज़ेरॉक्स, ब्रिजस्टोन, ओरेकल, HP, सिटी बैंक, ठीक है, ये सारे सब इंडस्ट्री, रिलायंस है, ठीक है, मर्सिडीज़ है, ठीक है, ये सारे सब जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ विच ओन्ड बाय द स्टेट एंड इट्स एजेंसीज लाइक भेल। ठीक है, सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी संस्था द्वारा जो उद्योग चलाए जाते हैं उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पर देखो ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें भारत पेट्रोलियम, भेल है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HP इंडियन ऑयल, MTNL, नालको नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन है, NMDC, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, भारत इलेक्ट्रिकल्स है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस हैं, ये सारे सब, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल है, भेल है, ये सारे सब जो हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर हैं पब्लिक सेक्टर के, जिनका मैनेजमेंट पूरा जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट द्वारा किसी संस्था के हाथ में होता है। फिर आते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स एंड द स्टेट और इट्स एजेंसीज। ऐसे उद्योग जो एक या एक से अधिक ना एक से अधिक निजी उद्योगों या फिर निजी एवं सरकारी उद्योग के कॉम्बिनेशन से या स्वामित्व से चलाया जाता है, जिसमें सरकार और निजी उद्योग दोनों जो है मिलकर उद्योग चलाते हैं, या प्राइवेट की 2 कंपनियां मिलकर जो उद्योग चलाती है वो संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। जैसे मारुति एक सार्वजनिक कंपनी है, सुजुकी एक निजी कंपनी है, दोनों ने मिलकर मारुति सुजुकी उद्योग लगाया है, तो ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, महिंद्रा और रेनॉल्ट ने कोलैबोरेशन किया था और मिलकर महिंद्रा रेनॉल्ट नाम से इंडस्ट्रीज सेटअप किया था, तो ये जो है वो क्या है, ये भी निजी और निजी उद्योग मिलकर जॉइंट सेक्टर बना। अभी कुछ समय पहले हीरो होंडा करके हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी ऑटो 2 व्हीलर्स की, तो हीरो एक निजी कंपनी, होंडा एक निजी कंपनी, दोनों द्वारा लगाया गया उद्योग जो है वो हीरो होंडा था, तो वो भी एक जॉइंट सेक्टर था। GACL जो है ये भी एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। तो ऐसे उद्योग जो 2 कंपनियों द्वारा मिलकर लगाए जाते हैं, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो। ठीक है, फिर बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। आर दोज इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड रन कोऑपरेटिवली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली आर द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल का उत्पादन करने वाले लोगों द्वारा ही मिलकर चलाए जाते हैं, उन्हें सहकारी उद्योग करते हैं। यानी जो रॉ मटेरियल बनाते हैं वही उस उद्योग के मालिक भी होते हैं, यानी कच्चा माल भी वही बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी वही बनाते हैं और मिलकर चलाते हैं, मतलब
ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया अमूल, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो सहकारी क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध जो है उद्योग है अमूल। और जितने भी डेयरी जो उद्योग हैं जिसमें कच्चा माल दूध होता है, तो दूध के उत्पादन करने वाले जो दूध उत्पादक हैं वो ही अपना अपना दूध जो है इस कंपनी को देते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी उन सब में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ही सरस जो है या साबर डेयरी है, बनास डेयरी है, ये जितने भी हैं वो सब क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं। क्रिब्को जो है ये भी एक सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड या ग्रामीण सहकारी बैंक जो आप सुनते हैं, बहुत सारे सहकारी उपभोक्ता भंडार जो हैं वो सारे सब जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले कच्चे माल के उत्पादक ही उद्योगों को चलाते भी हैं, मिलकर चलाते हैं। इसमें जो है कोई एक व्यक्ति जो है उद्योग का मालिक नहीं होता, बहुत सारे लोग जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं वही उद्योग को नियंत्रित भी करते हैं, संचालित भी करते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द वेट, बल्कि एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है वो भी बहुत हैवी होता है और जो फिनिश्ड गुड होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। फिर लाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो दैट यूजेज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है। इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो एक लाइट इंडस्ट्री, हल्के उद्योग में आता है। ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। ये हमने इंडस्ट्रीज के सभी प्रकार डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन? उद्योगों की अवस्थिति। उद्योग किसी स्थान पर ही क्यों लगाए जाते हैं? हम देखते हैं कि इस उद्योग हर जगह नहीं मिलते, किसी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही उद्योगों का नंबर जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो विच आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें सबसे मेन होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जिस जगह कच्चा माल सस्ते में मिलता है, अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में मिलता है, वहाँ पर उद्योग जो है मेनली लगाए जाते हैं। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है लोकेशन ज़्यादा है। रीज़न उसका है कि यहाँ पर जो है कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, यहाँ कपास की खेती बहुत होती है और इसलिए यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगता है। झारखंड में और वहाँ पर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कोल एंड आयरन का प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा होता है। तो रॉ मटेरियल इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया जो लोकेशन को डिसाइड करता है। सेकंड वन इज़ लेबर। उद्योगों में काम करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ लेबर सस्ती मिल जाती है, पूरी क्वांटिटी में मिल जाती है, तो वहाँ उद्योग लगाना बहुत बेनिफिशियल होता है। और उद्योगों में 2 टाइप की लेबर होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये दोनों ही टाइप की लेबर की रिक्वायरमेंट जहाँ पूरी होती है वहाँ जो है इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं। फिर आता है कैपिटल, पूंजी, पैसा। ठीक है। धन। उद्योगों के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है पैसे की रहती है। उद्योगों के लिए जितना पैसा जो है वो अवेलेबल होगा उतना ही हम इजीली रॉ मटेरियल परचेज कर पाएंगे, लेबर्स को रख पाएंगे, साथ ही साथ मशीनरी परचेज कर पाएंगे, और उस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट या उसको मार्केट में सेल करना है, वो सारी व्यवस्था डिपेंड करती है कैपिटल पर। ठीक है। फिर आता है मार्केट, बाजार। मार्केट जो है इट इज़ ऑल्सो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। कोई भी प्रोड्यूस इंडस्ट्री में बनता है, अगर वो उसके आसपास बहुत अच्छा मार्केट अवेलेबल हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को आसानी से सेल किया जा सकता है, और जितनी जल्दी सेलिंग होगी उतना ही इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिलता है। तो मार्केट अवेलेबिलिटी जो है एक मेजर रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। फिर आते हैं वाटर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री में बहुत सारे कामों के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ वाटर इजीली अवेलेबल होता है वहाँ इंडस्ट्रीज़ जो है आसानी से लगाए जाते हैं। इसलिए नदियों, समुद्रों के आसपास के एरिया में इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड मिलते हैं। फिर आता है पावर यानी बिजली। आजकल सारे इंडस्ट्रीज़ जो है मशीन से चलते हैं, और मशीन जो है वो बिजली एनर्जी से चलती है। तो पावर जो है अनइंटरप्टेड पावर, 24 घंटे बिजली सप्लाई जो होगी तभी इंडस्ट्रीज सही फंक्शन कर पाएंगे, प्रोडक्ट जो है बना पाएंगे, और मार्केट में सेल जो है उनकी अच्छी होगी तो वो प्रॉफिट में रहेंगे। फिर लैंड जो है
इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे कामों के लिए, भारी भारी मशीनों के लिए, साथ ही गुड्स को रखने के लिए, रॉ मटेरियल को रखने के लिए, फिर इसके साथ ही साथ जो है ट्रक्स और ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम होते हैं उन सब के आने जाने के लिए बहुत अधिक क्वांटिटी में लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो लैंड जो है जहाँ इजीली मिल जाए, खुला लैंड मिल जाए आसपास में, तो ऐसी जगहों पर जो है इंडस्ट्रीज़ लोकेट किए जाते हैं। मार्केट सिटीज़ में जो है, या जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज़ जो है वो नहीं लगाए जाते। उसके पीछे रीज़न यही है। फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए, लेबर्स के आने जाने के लिए, प्लस जो है फिनिश्ड गुड होता है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे जो भी ट्रांसपोर्ट मीडियम है, मीन्स है, मोड्स है, उनका होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसलिए हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ या तो नेशनल हाईवेज़ के आसपास होते हैं या हाईवेज़ के आसपास रहते हैं, जहां रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकता है, या फिर रेलवे स्टेशंस के आसपास लगाए जाते हैं, पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट है, रॉ मटेरियल के साथ साथ जो फिनिश्ड गुड है उसको मार्केट तक इजीली बहुत जल्दी पहुंचाया जा सके, बिना टूट फूट के पहुंचाया जा सके। ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन। टुडे इन मॉडर्न वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंटरनेट फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी, और साथ ही साथ जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मार्केट और उसके के लिए जानने के लिए कम्युनिकेशन जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर। इसके साथ साथ एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो है सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन को बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ की टैक्स को कम कर देती है या बढ़ा देती है, तो इससे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है। वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उससे इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो भी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं दैट डिसाइड द इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक तंत्र। ठीक है। औद्योगिक तंत्र क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्री में जिस प्रोसेस से वस्तुओं का निर्माण होता है वो जो है इंडस्ट्रियल सिस्टम कहलाता है। इस इंडस्ट्रियल सिस्टम में एक इनपुट होता है, जिसमें इनपुट होता है इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट ऑफ लेबर, इनपुट ऑफ मशीनरीज, लैंड, पावर, वाटर, ये सब चीज़ें जो है इन्वेस्ट होती है, निवेश इनका होता है। और उसके बाद जो है मशीनरीज और टेक्नोलॉजी और लेबर, ह्यूमन लेबर से इन सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस होने के बाद जो है फिनिश्ड गुड प्राप्त होता है। उस फिनिश्ड गुड को फिर मार्केट में कंज्यूमर्स तक पहुंचाने से रिलेटेड जितने भी होते हैं एक्टिविटीज़, दैट इज कॉल्ड आउटपुट्स। Inputs are the raw material, labor and cost of land, transport, power and other infrastructure. फिर उसके बाद processes include a wide range of activities that convert the raw material into a finished product, and outputs are the end product and the income earned from it. ठीक है। तो इन तीनों ही तरह की चीज़ों का तो ये जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम, जिनमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए ज़रूरी होती है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ हम देखते हैं कि जहाँ कहीं एक इंडस्ट्री लगता है, धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो जाते हैं और वो एरिया जो है एक इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है। ठीक है। तो उसके बनने के पीछे कारण क्या होता है या क्या होता है वो? तो इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर। जब बहुत सारे उद्योग एक साथ आसपास जो है वो लोकेट हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, और आपस में एक दूसरे के जो हो निकट स्थित होने की स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं, उसे ही इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। जैसे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, एंड ईस्टर्न एशिया जो है, ये वर्ल्ड के जो है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। देयर आर 4 रीजन्स जो हैं, वर्ल्ड के 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहला है पूर्वी अमेरिका, पूर्वी उत्तरी अमेरिका का है, दूसरा पश्चिमी और मध्य यूरोप है, तीसरा पूर्वी यूरोप है, और चौथा है पूर्वी एशिया। ये विश्व के 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ की क्लाइमेट, वहाँ जो है इंडस्ट्रीज या लोकेशन को प्रभावित करते हैं। ये सब सी पोर्ट्स के आसपास होते हैं। वो कोयला जो प्रमुख रॉ मटेरियल है वो वहाँ इजीली मिल जाता है, टेम्परेचर वहाँ का मॉडरेट रहता है। तो इन सब वजहों से ये जो है विश्व के 4 बड़े औद्योगिक प्रदेश बने हैं। अब भारत के इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो देर आर 10 इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। ठीक है। 8 to 10 रीजन्स है जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश है। सबसे पहला है मुंबई पुणे,
क्षेत्र मुंबई और पूना के बीच का औद्योगिक क्षेत्र है, ये पहला है। दूसरा बेंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एरिया है। तीसरा हुगली रीजन जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता के आसपास का। चौथा अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है जो गुजरात में स्थित है। पांचवा छोटा नागपुर का इंडस्ट्रियल बेल्ट है जिसमें जमशेदपुर बोकारो इंडस्ट्रियल बेल्ट आता है। फिर विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है जो आंध्रा में स्थित है। फिर गुड़गांव दिल्ली मेरठ का जो है ये दिल्ली के आसपास का इंडस्ट्रियल एरिया है। और फिर लास्ट आता है कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है जो कि केरला में स्थित है। दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल, जहां भारत के सभी बड़े बड़े उद्योग इन्हीं प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं और बहुत सारे उद्योग इन जगहों पर पाए जाते हैं, उन्हें ही औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इनको अगर हम मैप में देखें भारत के सभी उद्योगों को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है मुंबई पुणे, ठीक है, ये बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है। फिर उसके बाद जो है तीसरा हुगली रीजन है। चौथा छोटा नागपुर रीजन है। पांचवा जो है गुजरात का अहमदाबाद बड़ौदा रीजन का है। फिर छठा है गुड़गांव दिल्ली मेरठ का रीजन है। फिर सातवां विशाखापट्टनम गुंटूर जो है ये आंध्र प्रदेश का रीजन है। और उसके बाद लास्ट जो है आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम जो केरला में स्थित है। तो दीज आर द 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के साथ आज का ये जो फर्स्ट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें हमने इंडस्ट्रीज़ की टाइप्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन, इन सभी के बारे में स्टडी किया है। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज़ का जो इफ़ेक्ट्स है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।